ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे अभी देखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 354। अब जबकि तुम यहाँ हो हम बात साफ साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक करंट सिचुएशन है जो हमें दूसरे वाले रिजल्ट मतलब दूसरी वाली सिचुएशन के बारे में एक क्लैरिटी दे रही है कि ये इसकी अब पॉसिबिलिटी बेहतर है। ओके तो अरे बिलिटी, तो इस केस में आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे फटाफट से सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए जब कभी भी ऐसा होगा तो आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नाउ दैट, फिर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर या फिर हैज और हैव तक का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में भी क्लियरली मैं बता रहा हूं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में से ही आपको पिक करना पड़ेगा कौन सा आपका टेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आ जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट पिक करा है तो फिर तो सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया इस एमआर के साथ ही। अगर कंटिन्यूअस हुआ तो फिर आईएनजी और हैज हैव हुआ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर योर सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज बीन सो फार यू पिक द वर्ब। फिर आता है जो ऑब्जेक्ट आएगा वो, और फिर जो दूसरा वाला क्लॉज है। ठीक है। अब इसको देखकर तो खैर क्या ही समझ आएगा, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जबकि तुम यहां हो, नाउ दैट यू आर हियर, यू आर हियर। अच्छा इसका टेंस बताइए। ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट आया, इसके साथ टू बी वर्ब आया, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। नाउ दैट यू आर हियर हम साफ साफ बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक, बात कर सकने की बात हो रही है यहाँ पर। सो वी कैन टॉक, अरे लॉट हो गया ये तो, इसको पहले स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। वी कैन टॉक, साफ साफ क्या कहेंगे इसके लिए? ओपनली। ओके, वी कैन टॉक ओपनली, वी कैन टॉक क्लियरली मत कहिएगा। क्लियरली यहाँ पर क्लैरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ छुपाने की बात नहीं रह गई है। अब हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा कर सकते हैं। आप चाहे तो ओपनली के बदले कैंडिडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब जबकि काम एक बार पढ़ देते हैं इसको पहले। नाउ दैट यू आर हियर वी कैन टॉक कैंडिडली। नाउ दैट यू आर हियर वी कैन टॉक कैंडिडली या ओपनली। दूसरा एग्जाम्पल कहता है अब जबकि काम खत्म हो गया है। नाउ दैट काम, द वर्क, द टास्क, द वर्क खत्म हो गया है, इज डन या ओवर, इज ओवर। अच्छा नाउ भी लिखें, इज ओवर नाउ, ओवर नाउ। काम खत्म हो गया है, द टास्क इज ओवर नाउ। नाउ तो अभी हो गया। काम खत्म हो गया है तो अभी खत्म हो गया है। कहा तो जा रहा है ना, अब काम खत्म हो गया है, द टास्क इज ओवर नाउ। मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा? मैंने ऐसा कभी देखा। अब काम खत्म हो गया है, अगर मुझे ये कहना हो तो क्यों नहीं कहूंगा मैं द टास्क इज ओवर नाउ? इसमें कंफ्यूजन क्या है? क्या दिक्कत है इसमें? सेंटेंस ही ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारी ऑडियंस को भी। ठीक है। अब ये मैंने बताना क्यों जरूरी समझा वो भी बता देता हूं आपको। देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, नाउ को हमने शुरुआत में यूज कर लिया, उसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और दोबारा से नाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सेंटेंस में एक ही एडवर्ब को आप मल्टीपल टाइम्स क्यों यूज करेंगे? सो नाउ दैट द टास्क इज ओवर, क्लियरली हमने नाउ का इस्तेमाल कर लिया तो ये वाला अब यहां पर ट्रांसलेट हो चुका है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है, एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहां अगर मैं नाउ लगाऊंगा तो ये नाउ डूब जाएगी मतलब दिक्कत है, गलत है। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्यों किसी भी चीज को नहीं कर रहे। मैंने एक इंसान को अपनी लाइफ में फॉर का इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हुए सुना है। फॉर व्हाट रीजन डिड यू कम हियर फॉर, विथ व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ।
अब with what I can help you today? हम्म, For what reason you are here? तो या तो आप शुरुआत में यूज कर लीजिए या फिर एंड में, दोनों जगह पे एक ही एडवर्ब का प्लेसमेंट या preposition का प्लेसमेंट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होता है, प्लीज मत करिएगा. नाउ दैट द टास्क इज ओवर, चलो आराम करते हैं. हम्म, चलो let's लेट्स rest now. रेस्ट नाउ. करेक्ट है? नहीं, क्यों? आप ही अभी जस्ट बताए थे 2 बार नाउ का इस्तेमाल तो नहीं. तुम्ही ने तो नाउ बोला. हाँ, सो लेट्स रेस्ट. हम्म, नाउ दैट द टास्क इज ओवर, लेट्स रेस्ट. now that the task is over, let's rest. अब चाहें तो लेट्स गेट सम रेस्ट भी कह सकते हैं. हम्म, लेट्स गेट सम रेस्ट, लेट्स टेक सम रेस्ट, हाँ, वो भी चलेगा. मतलब अलग अलग तरीके, लेकिन मैसेजिंग सेम ही है. नाउ किसी में भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब जबकि वो समझ गया है, नाउ दैट, अच्छा समझ गया है, तो कौन सा टेंस पिक करें यहाँ पे? हम्म? कौन सा टेंस पिक करें यहाँ पर? now that he has understood, टेंस कौन सा हुआ? ये continuous. बहुत ही बढ़िया. नाउ दैट ही हैज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट आया, हैज आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस आप बिना आईएनजी के बनाते हैं? Sorry. नाउ दैट ही हैज अंडरस्टूड, हम्म, सब आसान होगा. everything. एवरीथिंग, सब आसान होगा. बोलिए. will be आसान की easy. नाउ दैट ही हैज अंडरस्टूड, एवरीथिंग विल बी इजी. Now that he has understood, everything will be easy. यहां पर हम्म, हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया, तो यहां धड़ल्ले में से खुल के हम फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट प्लस फ्यूचर बिल्कुल आराम से सरवाइव करते हैं एक साथ. ठीक है. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है. अब जबकि हमें सच पता चल गया है, हमें कदम उठाना होगा. कदम उठाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए. To take steps. टू टेक द स्टेप. अच्छा. होता है ना, द हाँ. गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स इन दिस एरिया और इन दिस डायरेक्शन. तो टू टेक द स्टेप. अब जबकि हमें सच पता चल गया है, सच पता चलना को गेट टू नो. हाँ, ये रिवील ट्रूथ. रिवील तो बताना होता अच्छा. है, खुद पता चलना हम्म, तो टू गेट टू नो. ठीक है. अब बाकी का पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए, सोचिए क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, और डालिए कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं जल्दी.